प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पार्ट 3 का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक। कौन सा? आव्यूह के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार। इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो उनमें सबसे पहला मैट्रिक्स पढ़ने को मिलता है स्तंभ आव्यूह, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा ये कहती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो। स्तंभों की संख्या क्या हो? एक। जैसे अगर मान लीजिए मैं मैट्रिक्स ए की बात करूं, ये अपने पास में एक मैट्रिक्स है 3 5 4। एक मैट्रिक्स है बी, ये है अपने पास में 2 4 1 6। ठीक है, ये एक और मैट्रिक्स है सर। एक मैट्रिक्स है सी, यहाँ पर है अपने पास में 2 और 0। और एक मैट्रिक्स है साहब यहाँ पर के 0 0 0। ये है साहब। अब अपने को ये पता लगाना है कि क्या ये स्तंभ मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले इसका क्रम बताता हूं। इस मैट्रिक्स एक की कोटि बताता हूं। बेटा इसकी कोटि क्या होगी? तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या देखो आप, 1 2 3। इस मैट्रिक्स ए में पंक्तियां कितनी है? 3। ठीक है, स्तंभ कितना है? 1। तो इसका क्रम क्या हुआ बेटा? 3/1। 3/1। ठीक है। मैट्रिक्स बी को देखते हैं। मैट्रिक्स बी में पंक्तियां कितनी है बेटा? तो देखो आप, 1 2 3 4। कितनी पंक्तियां हैं? 4। स्तंभ कितना है बेटा? 1। तो ये आ गया अपने पास में 4/1। ठीक है। अब यहां पर आए मैट्रिक्स सी में। मैट्रिक्स सी में पंक्तियां कितनी है? 1 और 2। स्तंभ कितने हैं? 1। तो इसकी कोटि या इसका ऑर्डर, ठीक है, या इसका क्रम कितना हो गया? 2/1। अब आते हैं यहां पर, यह है अपने पास में कितना? स्तंभ है 1 और पंक्तियां कितनी है बेटा? 3। कल अपन ने पढ़ा था, पहले किसको लिखते हैं? पंक्तियों को, बाद में किसको लिखते हैं? स्तंभों को। तो यहां पर लिखेंगे 3/1। अब मैं कह रहा हूं कि ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं ये स्तंभ मैट्रिक्स हैं। अब इन तीनों में एक कॉमन बात दिखाई दे रही होगी। एक बात ऐसी होगी जो इन चारों में है, इन चारों में एक बात ऐसी है जो इन चारों में है। कौन सी वाली बात है बेटा? इन चारों में है कि इन चारों का स्तंभ 1 है। इन चारों मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या क्या है? 1 है। तो अपने पास में जो परिभाषा है वो ये कहती है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें स्तंभों की संख्या 1 हो वो क्या कहलाते हैं? स्तंभ मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्तंभ मैट्रिक्स। क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर स्तंभों की संख्या 1 है। इनकी कोटियां यानी कि इनके क्रम मैंने इसके नीचे लिख दिए। आई बात समझ में बेटा? ये हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पर आते हैं बेटा आव्यूह मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? ये देखते हैं अपन के साथ एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर अवयव हैं 2 5 4 1। ये फिर एक और मैट्रिक्स है, इसके अंदर अवयव हैं 2 6 7। फिर एक और मैट्रिक्स लिया था, ये आ गया अपने पास में 2 1। और एक और मैट्रिक्स ले लिया डी। 4 ले लेते हैं ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये वाली चीज आ गई सर, ये आ गया सर। अब अपन इन मैट्रिक्सों के क्रम के बारे में बातचीत करते हैं कि ये जो 4 मैट्रिक्स दे रखे हैं इनका क्रम क्या है। तो मैट्रिक्स ए में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताओगे? 1। ये लिख दी साहब। अच्छा, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? तो इसमें स्तंभों की संख्या है 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो ये आ गया 1/4। ठीक है बेटा।
अब साहब दूसरे मैट्रिक्स बी के बारे में बातचीत करते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, ये लिख दिया साहब 1। स्तंभों की संख्या कितनी है इसमें? तो ये है 1 2 3, तो ये आ गया 1/3। तो इसकी कोटि क्या हो गई मैट्रिक्स बी की? 1/3। इसकी बात करें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। स्तंभों की संख्या कितनी है बेटा? 2, तो ये आ गया 1/2। फिर इसमें देखो आप पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो इसका क्रम, इसकी कोटि क्या हो गई? 1/4। इन चारों मैट्रिक्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि साहब इनमें पंक्तियों की संख्या 1 है। तो जब पंक्तियों की संख्या 1 होती है तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। तो पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपने पास में तीसरे नंबर पर वर्ग आव्यूह, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। कैसे? देखो आप, जैसे ये एक मैट्रिक्स है साहब ए, इसके अंदर अगर अपन अवयव देखें तो ये है 2 5 1 -3। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका क्रम बताओ, आप इसकी कोटि बताओ, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो इसका क्रम कितना हुआ? 2/2। ठीक है, क्या हुआ? 2/2। इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है, स्तंभों की संख्या भी 2 है और दोनों बराबर हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? वर्ग मैट्रिक्स। जैसे अगर मान लीजिए बी की बात करें, यहां पर है 3 5 4 2 1 6 -7 8 9, ये आ गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बेटा पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। स्तंभों की संख्या की बात करें तो स्तंभों की संख्या कितनी है बेटा? 3। तो इसका क्रम क्या हो गया अपने पास में? 3/3। इसकी कोटि क्या है? 3/3। अब इसमें भी देखें पंक्तियों की संख्या भी 3 है, स्तंभों की संख्या भी 3 है, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहब ये मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है। क्या है ये? वर्ग मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यह है साहब विकर्ण मैट्रिक्स। क्या है ये? विकर्ण मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। अब साहब इसकी जो परिभाषा है वो है कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, क्या कह रहा है ये? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। वर्ग मैट्रिक्स का होना जरूरी है। अगर वर्ग मैट्रिक्स होगा तभी जाके विकर्ण मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं बताता हूं कि साहब ये है अपने पास में एक मैट्रिक्स ए, और साहब ये लिखा हुआ है 2 0 और साहब 0 5। एक तो ये एक मैंने बी मैट्रिक्स लिया साहब, ये आया मेरे पास में 2 0 0 और 0 7 0 और 0 0 9, ये है साहब। अब साहब ये कहता है कि वही विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स, क्या कह रहा है ये? ऐसा वर्ग मैट्रिक्स। तो पहले मैं ये जांच करूं क्या ये वर्ग मैट्रिक्स है। तो इसका क्रम कितना है बेटा? 2/2। इसका क्रम कितना है? 3/3। मतलब ये वर्ग मैट्रिक्स तो है। ठीक है, ये वर्ग मैट्रिक्स तो है। अब अपने को ये बताना है कि ये विकर्ण मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो यहां पर देखो कि ये जो है इसको कहते हैं अपन मुख्य विकर्ण।
क्या है? मुख्य विकर्ण। ठीक है, मुख्य विकर्ण ये आ गया था। यहां पर ये जो है ये क्या है बेटा? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण। अब साहब मुख्य विकर्ण का क्या मतलब हुआ? मुख्य विकर्ण का मतलब ये हुआ कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। तो ऐसा मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। और बारीकी से समझते हैं कि यहां पर ये अपने से ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव हैं ए आई जे, ऐसे अवयव हैं। कैसे अवयव है? ए आई जे। और ए आई जे अवयवों में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आई बराबर जे के है, आई बराबर क्या है? जे के। आई बराबर किसके है? जे के। तो ऐसी स्थिति में आई बराबर जे के होने पर ए आई जे जो है ये 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 के बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ 0 आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यूं कह रहा है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव 0 होने ही चाहिए। मतलब ये है कि अगर आई बराबर जे के नहीं है तो ऐसी स्थिति में ए आई जे 100% क्या होगा? 0। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर लिखा है 0 और 5 और 0 और 0, ये है सब। अब अपने से कहा जा रहा है कि ए आई जे, अगर आई और जे बराबर है, ठीक है, यानी कि A11 है और ये A22 है। ठीक, तो अब यहां पर ये बताना है कि क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है। तो अपन ने एक मुख्य विकर्ण खींच दिया। ये मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से होंगे? जिसमें आई और जे का मान बराबर हो, अर्थात A11, A22, A33, ये क्या है? मुख्य विकर्ण के अवयव है। इनको छोड़कर शेष अवयव 0 होने चाहिए। तो यहां तो 0 है लेकिन ये नहीं है। ये जो 5 दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है बेटा? ये 5 0 नहीं है। अब 5 0 नहीं है तो अपनी परिभाषा फेल हो गई कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर यदि शेष अवयव शून्य होते हैं तब जाकर ये विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये वाला मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है। क्या समझे आप? अत्यंत महत्वपूर्ण है ये मैट्रिक्स, बीच बीच में काम आएगा। कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। ये बात याद रहे कि हर विकर्ण मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वर्ग मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स हो। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन अदिश आव्यूह, अदिश मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। क्या है बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। ये कहता है कि ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, अब देखना आप, उसने कहा ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, इसका मतलब विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब है तो 100% क्या होगा? वर्ग मैट्रिक्स भी होगा। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे हो? समान हो। तो भैया पहले तो मैट्रिक्स का विकर्ण मैट्रिक्स होना बेहद जरूरी है। तो मतलब जैसे A0 0 0 A0 और 0 0 ये आ गया सर। अब ये कह रहा है
कि साहब जो मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण कौन सा है? ये भाई पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है। तो है साहब। क्यों है? क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या है? शून्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स तो है। अब ये अदिश मैट्रिक्स कब होगा? ये अदिश मैट्रिक्स तब होगा जब इसमें मुख्य विकर्ण में जो अवयव हैं वो कैसे आ जाए? समान आ जाए। कैसे आ जाए? समान। जैसे ये देखो आप तीनों क्या है? ए ए ए। जैसे मान लीजिए एक साहब मैट्रिक्स है अपने पास में 3 0 0 3, ये आ गया। अब क्या ये अदिश मैट्रिक्स है? तो यहां पर देखें आप, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हैं। इसका मतलब ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है। अब ये अदिश है कि नहीं है? तो इन दोनों के अवयव देखो आप मुख्य विकर्ण में, मुख्य विकर्ण में अवयव कैसे हैं? समान। अब जब मुख्य विकर्ण में अवयव समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स कैसा है? अदिश मैट्रिक्स है, अदिश आव्यूह है। एक और दिखाते हैं। अगर मान लीजिए ये लिखा जाए साहब कि -3 0 0 और 3, ये आ गया। अब अपने से कहा कि क्या ये विकर्ण मैट्रिक्स है? तो ये है साहब विकर्ण मैट्रिक्स, क्योंकि अदिश मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का विकर्ण मैट्रिक्स होना चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। तो साहब ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है। क्यों है? क्योंकि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य है। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि क्या ये अदिश मैट्रिक्स है? तो अदिश मैट्रिक्स ये कहता है कि मुख्य विकर्ण के अवयव कैसे होने चाहिए? समान। तो यहाँ पर ये -3 और 3 समान नहीं है, -3 और 3 समान नहीं है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है बेटा, ये अदिश मैट्रिक्स नहीं है, ये केवल विकर्ण मैट्रिक्स तक ही शामिल हो गया। अगर मान लीजिए बी, ये आ गया अपने पास में 5 0 0, ठीक है, और 7, ठीक है, 0 7 0, ये आ गया। अब अपने से कहा कि साहब इसमें ये बताओ आप, क्या ये अदिश मैट्रिक्स है? तो पहली बात तो ये विकर्ण मैट्रिक्स ही नहीं है। क्यों नहीं है विकर्ण मैट्रिक्स? क्योंकि ये वर्ग मैट्रिक्स ही नहीं है। तो यहाँ पर अदिश मैट्रिक्स के लिए क्या क्या जरूरी है कि पहले तो भैया उसका विकर्ण मैट्रिक्स होना जरूरी है। विकर्ण मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है? उसका वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। ये वर्ग मैट्रिक्स ही नहीं है तो ये विकर्ण मैट्रिक्स भी नहीं होगा। जब ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये अदिश मैट्रिक्स भी नहीं होगा। अब ये मत पूछ लेना कि साहब ये वर्ग मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। और वर्ग मैट्रिक्स ये कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या कैसी हो? समान हो। अगर पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान होती है तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। आई बात समझ में उठा? आगे चलते हैं। आगे क्या है सर? तत्समक आव्यूह। क्या है ये? तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक बहुत अच्छा नाम और है, वो है अपने पास में, इसको अपन क्या कह देते हैं? इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, ये भी देख लेते हैं साहब, इसका एक नाम ये भी है, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक मैट्रिक्स क्या है साहब? ये तत्समक मैट्रिक्स, ये देखें साहब, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों का मान 1 हो। मतलब मुख्य विकर्ण में जो अवयव दे रखे हैं वो क्या हो? 1 1 1 हो। मतलब कि ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? 1 हो। कैसे? जैसे मान लीजिए ये ए, यहां पर आया था 1 0 0 1, ये आ गया। अब यहां पर ये मुख्य विकर्ण है, ठीक है, इसके अवयव क्या है? 1 1, A11 भी 1, मतलब ये है कि इफ A I J में
है ना। यदि लिखो, सब हिंदी पढ़ रहे हैं। यदि AIJ में I बराबर J के हो, I बराबर क्या हो बेटा, यदि I बराबर J के हो तो अपने को क्या बताना पड़ेगा कि साहब AIJ का मान 1 होता हो तो यह है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अंदर जो अवयव आ रहे हैं उनका मान 1 हो। और देखते हैं, यहां पर है साहब B, ये हो गया अपने पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। ये मुख्य विकर्ण के अवयव क्या रहे, 1। अच्छा, अगर इसके क्रम की बात करें तो इसका क्रम क्या है, 2/2। इसका क्रम क्या है बेटा, 3/3। मतलब इसकी कोटि क्या है, 2/2 और इसकी कोटि है 3/3। कंफ्यूज मत हो ना, 2/2 क्रम बोलूं या कोटि बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है कि अपने को पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के बारे में बता रहा है। तो साहब यहां पर इसका क्रम ये है, तो कई जगह कई किताबों में अगर केवल I2 लिखा हुआ है ऐसे करके I2, या फिर इसको लिखा है I3, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ये I2 2/2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, 2/2 कोटि की इकाई मैट्रिक्स है। I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स 3/3 क्रम का या 3/3 कोटि की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो तत्समक अवयव या इकाई मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव का मान 1 हो। ठीक है बेटा, आगे चलें। हाँ भाई, अगला है शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव। अब ये क्या है साहब, ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो। प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य। ये वर्ग मैट्रिक्स हो जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है अपने पास में 0 0, ये साहब एक शून्य मैट्रिक्स है। किस इसका क्रम क्या है बेटा, 2/3। या कह सकते हैं कि ये 2/3 क्रम का एक शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए यहां पर एक और मैट्रिक्स लिखता हूं, ये आ गया 0 0, ये तो ये 2/2 क्रम का एक शून्य मैट्रिक्स है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा जाए O2, ऑक्सीजन नहीं है ये O2, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक शून्य मैट्रिक्स है, इसकी कोटि 2 है। ऐसा मैट्रिक्स है जिसका क्रम 2/2 है और उसका प्रत्येक अवयव शून्य है। मतलब O2 का मतलब कहीं अगर किताब में प्रश्न में दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये द्वितीय क्रम का यानी कि 2/2 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसका प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। ऐसे ही 3 के लिए भी आ जाता है। A बराबर यह आ गया 0 0 0, ये ठीक है, ये क्या है साहब, शून्य मैट्रिक्स। इसको अपन 3/3 क्रम का शून्य मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, आगे बढ़े। अब आते हैं अपन मैट्रिक्स की समानता, अवयवों की समानता। अवयवों की समानता का मतलब यह है कि अगर दो अवयवों के क्रम और उनके संगत अवयव समान हैं तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये कहा जा रहा है कि दो मैट्रिक्स समान हैं, दो मैट्रिक्स क्या है, समान हैं, तो इसका तात्पर्य है कि उन मैट्रिक्सों का क्रम अर्थात कोटि समान है। उन मैट्रिक्सों का क्रम तथा कोटि क्या है, समान है। नंबर 1। नंबर 2,
उन मैट्रिक्सों के संगत अवयव भी समान हैं। इसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं इसमें कैसे प्रश्न आएंगे। पहले मैं ये पप्पू टाइप प्रश्न करके बताता हूं आपको। नंबर 1 ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रश्नावली का ही प्रश्न है कि इनमें एक्स वाई जेड के मान निकालिए, जबकि ये क्या है, मैट्रिक्स समान है। ठीक, तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न क्या है, दिया है हाँ भैया, क्या दिया है कि साहब यहाँ पर 4 3 और x 5 और साहब यहाँ पर y और z 1 5, यह है सर। अच्छा, एक बात बताओ कि इन दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या होगा। तो इसका क्रम है 2/2 और इसका क्रम भी 2/2, यानी कि इनके समान होने के अब समान होने की क्या, ये क्या ही रहा है साहब, समान है। तो इसका मतलब यह है कि ये मैट्रिक्स समान है तो इनका क्रम समान होगा ही होगा। सही बात है साहब। अब अगर मैट्रिक्स समान है तो उनका क्रम भी समान होता है तथा उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। संगत अवयव का मतलब कि यहाँ पर a11 और इसका a11 बराबर है, मतलब कि ये बराबर है किसके, इसके, और ये बराबर है किसके, इसके, और ये बराबर है किसके, इसके, और ये बराबर है किसके, इसके। यानी कि इसका a11 इसके a11 के, इसका a12 इसका a12, इसका a22 इसका a22, इसका a21 इसका a21। ये कैसे होंगे बेटा, बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं इनकी तुलना करूं तो पता चला कि भैया x बराबर 1 है, y बराबर कितना है, 4 है, और z बराबर कितना है, 3 है। हो गया सब, पहला आंसर सही। मतलब अपने को क्या बताना है कि साहब अगर मैट्रिक्स समान है तो उनका क्रम भी समान होगा तथा उनके संगत अवयव भी समान होंगे। ठीक है बेटा। अब दूसरे वाले पर आते हैं। यही कर दूं क्या, अगले पे करते हैं, चलो इसको, है ना। दूसरा क्या है बेटा, दिया है। हाँ भाई, क्या दिया है साहब कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, दूसरा ये। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या दे रखा है बेटा, ये भी देख लेते हैं। 6 2 5 8, 6 2 5 8, ठीक है। और इधर क्या दे रखा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड और x इंटू वाई, ये दे रखा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है साहब प्रश्न में कि साहब x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड, x इंटू वाई 6 2 5 8, ये दो मैट्रिक्स जो हैं ये समान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका क्रम भी समान है, इनका क्रम भी समान है और इनके संगत अवयव भी समान है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि मैट्रिक्स समान है। अब चूंकि मैट्रिक्स समान है तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6 के, क्योंकि संगत समान जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें संगत अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है बेटा। फिर आएगा अपने पास में 5 प्लस जेड, ये हो गया 5 प्लस जेड बराबर है किसके, 5 के। ठीक, और साहब x इंटू वाई, ये बराबर है किसके, ये बराबर है 8 के। ये है, इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 1, इसको कह दिया समीकरण नंबर 2 और इसको कह दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं कि x y z के मान निकालता हूं, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि x y z के मान निकालो।
तो सबसे पहले देखो आप इसके निकालूंगा मैं जेड के। कैसे निकालूंगा जेड के? यहां पर निकाला मैंने समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या आ जाएगा बेटा? 5 को इधर ले जाएंगे तो जेड बराबर 0। तो यहाँ पर जेड का मान तो क्या आ गया? 0। अब आते हैं अपन किस पर? एक्स और वाई के मान निकालने पर। एक्स और वाई के मान निकालने गए साहब, तो क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई दे रखा है 6 और एक्स इंटू वाई दे रखा है 8। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 6 और एक्स इंटू वाई बराबर दे रखा है 8। अब यहां से मैंने क्या काम करा कि x माइनस वाई निकाला, तो ये बराबर होगा किसके? ये होगा साहब प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, क्या होगा? आपको याद है ना, ये एक फॉर्मूला था द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, के अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है प्लस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए माइनस बी बराबर किसके होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे? यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। ये हो गया। इसको सरल करने गया था तो यहाँ आया प्लस माइनस। अच्छा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया? 36 और इसमें माइनस, तो ये आ गया अपने पास में 32। 36 में से 32 गए भाई, कितने बचेंगे? 4 के अंदर आ गया अपने पास में प्लस माइनस 2। ये आ गया x माइनस वाई। पहले आएगा अपने पास में कि जब x प्लस वाई बराबर कितना हो? 6 और x माइनस वाई बराबर प्लस के 2 हो। तो इसको सरल करने पर देखो आप क्या होगा, इनको जोड़ते हैं तो ये अल्लाह को प्यारे हो गए। x बराबर कितना आ गया? 8, x बराबर आ गया 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2। यानी कि x और y के मान क्या आ गए अपने पास में? 4,2। ठीक है, देखो आप समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं दोनों। अगर मान लीजिए मैं इसमें ऐसे लिख दूं कि x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये आ गया। फिर इसको जोड़ा तो ये तो अल्लाह को प्यार हो गए 2x, है ना, और यहाँ क्या बचा बेटा? 4 बचा। तो क्या होगा अपने पास में कि x बराबर आ गया 2, है ना, ये आ गया x बराबर 2। अब x बराबर 2 तो इसमें मान रख दो आप, x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ क्या आ जाएगा? x बराबर 2 रखने पर y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में? 4। तो अब क्या हो जाएगा? x बराबर 2 और y बराबर 4, तब भी वही बात है। तो इसके लिए जो समीकरण ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हल करने पर अपने पास में x बराबर तो क्या आ जाएगा? x y z के जो मान आएंगे 0, पहले तो ये मान रख लो, z बराबर 0 और 1 ये मान आ गया और 1 ये मान आ गया, y बराबर 2। ठीक है, z बराबर 0 का तो कोई लेना देना नहीं है। x और y के मान 4 2 भी हो सकते हैं और 2 4 भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें एक तीसरा सवाल और था, वो भी देख लेते हैं बेटा। तीसरा क्या था? x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, 9 5 7। तीसरा सवाल ये क्या था बेटा? दिया है क्या दिया है साहब? ये है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और साहब यहाँ है 9 5 और 7, ये आ गया 9 5 और 7। इसमें और था, देखो आप, और क्या था बेटा?
एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, यहाँ पे है एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ठीक है। अब अपने को क्या काम करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स समान है। अब दोनों मैट्रिक्स समान है तो इसका मतलब इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। अब संगत अवयव समान होंगे तो यहाँ पर प्रश्नानुसार, ऐसे लिख दूं, प्रश्नानुसार क्या होगा साहब कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 9 और x प्लस जेड बराबर आ जाएगा 5 और y प्लस जेड बराबर आ जाएगा 7। अब ये हुई अपने पास में समीकरण नंबर 1 और ये हुई समीकरण नंबर 2 और ये हुई समीकरण नंबर 3, ठीक है। अपने को मान निकालना है किसका, एक्स वाई जेड का। किसका मान निकालना है, एक्स वाई जेड का। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सरल कर लो। देखो आप एक्स और जेड है ना, एक्स प्लस जेड यहाँ लिख दो बेटा। ये आया समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से। हाँ भाई देखें क्या है, x प्लस जेड का मान यहाँ पे रखा तो क्या आ जाएगा, y प्लस 5 बराबर 9। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 4। ये y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा साहब, यह आया साहब 4 प्लस जेड बराबर 7। तो z बराबर कितना आ गया बेटा, z बराबर आ गया 3। वेरी सिंपल सी बात। अब z बराबर 3 आ गया, x का मान निकालना है तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा साहब, z का मान 3 है तो x प्लस 3 बराबर 5। तो x बराबर क्या आ गया अपने पास में, x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर x y z के मान क्या क्या आ गए बेटा, x का आ गया 2, y का 4 और z का 3। सिंपल सी बात। तो ये इतना कठिन नहीं है, बस इतना याद रखना है कि समान मैट्रिक्स में क्रम भी समान होता है और संगत अवयव भी समान होते हैं, ठीक है बेटा। अब साहब ये अपन ने मैट्रिक्सों के प्रकार के बारे में देख लिया कि भाई मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले अपन ने मैट्रिक्स की भूमिका देख ली कि साहब AIJ AJI जो भी चीज़ है ये सब देख लिया। अब कल अपन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्सों के अंदर जो संक्रियाएं लगाते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बेटा ये बात याद रखिए कि इनमें जो पढ़ाया जा रहा है अगर आप इसको साथ के साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो मोशन एजुकेशन लर्निंग ऐप पर जाइए और उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड में हिंदी मीडियम में जाओगे, मोशन हिंदी मीडियम में जाओगे तो वहाँ पर जब आप नोट्स और DPP पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको ये सब नोट्स PDF फॉर्म में दिखाई देंगे। तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कीजिए और पढ़िए भी सही। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे, ठीक है बेटा। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।